नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट नेट खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के न्याय ढानी बिलासपुर को सौगात के रूप में मिलने जा रही वंदे भारत ट्रेन। बुधवार को देर रात बिलासपुर स्टेशन पहुंची है, जहां से ट्रेन को कोचिंग डिपो ले जाया गया और अत्याधुनिक तरीके से लैस वंदे भारत ट्रेन को परीक्षण के बाद नागपुर के लिए रवाना किया जाएगा। बिलासपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी इस ट्रेन को देखने की और इस ट्रेन से यात्रा करने की इच्छा है। कैसी है वंदे भारत और क्या खूबियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे बिलासपुर संवाददाता विनोद कुशवाहा ने। बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासियों को और खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था। देख सकते हैं कि वो ट्रेन देर रात को बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद इसके रैक को जो कि अत्याधुनिक तरीके से युद्ध स्तर पर तैयार किया गया था कोचिंग डिपो में, वहां पर लाया गया है और यहीं पर इस रैक का मेंटेनेंस होगा आने वाले समय में। अभी इस रैक का परीक्षण किया जाना है और परीक्षण के बाद जैसा कि संभावना है कि 10 तारीख को ये ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी, चूंकि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह के दौरान इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की ट्रैक की तरफ दौड़ेगी। और जैसा कि इसका जो रूट टाइम टेबल है कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी ट्रैक पर और करीब 5.25 घंटे में 415 किलोमीटर का जो नागपुर तक का सफर है बिलासपुर से, उसे पूरा करेगी। अत्याधुनिक तरीके से निर्मित इस ट्रेन को काफी वूल प्रूफ बनाया गया है और हम दिखाएं पहले तो वो नजारा, अपने सहयोगी से कहेंगे नजारा दिखाएं। ये देखिए डीप फ्रीजर है और इसके अलावा यहाँ पर बॉटल रखने के कूलर हैं, यानी तमाम वो सुविधाएं एक यात्री को मिलनी चाहिए, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। सबसे खास चीज है कि सीसीटीवी कैमरे पर सभी लोगों की निगाहें जो है ये उस पर नजर रखेगा और सुरक्षा के लिहाज से जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटेगी तो पहले ये दरवाजे क्लोज होंगे, उसके बाद वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। जहां तक सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं जब यात्री इसमें बैठेंगे तो एक प्रकार से ये ट्रेन कहीं ना कहीं एरोप्लेन का एहसास कराएगी। जिसकी बैठक व्यवस्था तैयार की गई है वो एरोप्लेन के लिहाज से तैयार की गई है। लोग बड़े कंफर्ट होकर के इसमें यात्रा कर सकेंगे। सामान रखने के लिए रैक भी जो है वो तैयार किए गए हैं, यानी जो अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जो सपना सजाया गया था भारतवासियों के लिए वो पूरी तरह से इसमें दिया गया है। और आपातकालीन जो के समय में अगर किसी तरह की कोई ऐसी चीज होती है कि चेन पुलिंग करना हो, वो तमाम चीजें हैं। बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन जो है वह बहुत जल्द ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इस ट्रेन के जरिए लोगों को, हालांकि अभी मेट्रो की स्थिति जो है वो दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रेन में बैठ करके एक प्रकार से लोगों को मेट्रो का एहसास होगा। लोगों को ये लगेगा कि वो मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्वर्णिम भारत की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है, वो एक सौगात होगी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बिलासपुर वासियों के लिए। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। तो देखिए, एक बड़ी सौगात आज बिलासपुर वासियों को मिलने जा रही है, खासतौर पर पूरे छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। और संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, हम देख पाए हैं कि काफी अत्याधुनिक तरीके से ये पूरी ट्रेन तैयार की गई है और जो वहां के लोग हैं काफी उत्साहित हैं, यहां तक कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैसी तैयारियां देखी जा रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर? बिल्कुल रीनू सही बोल रहे हैं। बढ़ते भारत को लेकर के जो सौगात मिली है छत्तीसगढ़ वासियों को और बिलासपुर वासियों की, वो सौगात जो है इस वक्त जो पिट लाइन कहलाता है कोचिंग डिपो का, वहां पर मौजूद है। और कुछ देर बाद, जैसी मुझे जानकारी है कि कुछ देर बाद ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो कुछ देर के बाद प्लेटफॉर्म पर रवाना होगी, बिलासपुर के प्लेटफॉर्म पर, और वहां से इसे नागपुर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि लगातार इस तरह के जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, बिलासपुर के लिए रवाना करेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। बुधवार की देर रात ये जो ट्रेन है यहाँ पर पहुंची थी करीब 2:30 बजे के आसपास, और उसके बाद कल यहाँ पर डीआरएम से लेकर के जितने भी टेक्नीशियन हैं, जो स्टाफ हैं, उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और ओके रिपोर्ट दी है। जो दल गया हुआ था गाजियाबाद ट्रेनिंग के लिए, 11 जो उसमें लोको पायलट थे, इसके अलावा 6 जो उसके गार्ड थे, वो ट्रेनिंग लेकर लौट चुके हैं और पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। और बहुत जल्द लोगों को इंतजार है इसमें यात्रा करने का। हालांकि अभी थोड़ा सा कयास इस बात के हैं कि कब घोषणा होगी, क्योंकि अभी टिकट का रिजर्वेशन शुरू नहीं हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन शुरू हो ताकि लोग इसमें यात्रा कर सकें। और इन सबसे खास चीज़ ये कि जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला है तो लोग लगातार जो है स्टेशन पहुंचे थे इस ट्रेन को देखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र रही है वंदे भारत, और देश में 6वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो बिलासपुर को सौगात के तौर पर मिली है और बिलासपुर से नागपुर के बीच दौड़ेगी।
और उससे पहले जो तकनीशियनों की टीम है उनके द्वारा 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन को चलाने के लिए ट्रैक का निरीक्षण भी किया गया और उनके द्वारा ओकी रिपोर्ट भी दी गई। यानी जब ये ट्रेन छूटेगी प्लेटफॉर्म से नागपुर के लिए करीब 450 किलोमीटर का सफर होगा, जो कि 5.5 घंटे में तय करेगी। और जैसा कि कल स्टाफ से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा था कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। यानी निश्चित तौर पर जो स्वर्णिम भारत की जो आगे बढ़ रहा है वो एक सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों को और बिलासपुर वासियों को। रीनू जी बिल्कुल। क्या वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो काफी उत्साहित हैं ट्रेन को देखने के लिए, क्योंकि जब भी कोई नई विकसित चीज पहुंचती है किसी भी राज्य में तो देखा जाता है कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। उनके अंदर किस तरीके का एक्साइटमेंट देखने को मिला विनोद? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रात को जब 2:30 बजे ये ट्रेन पहुंची थी, काफ़ी लंबा इंतजार लोग कर रहे थे। सुबह रात को 8 बजे ऐसी संभावना जता दी गई थी कि ट्रेन रात में पहुंचेगी और बुधवार को रात को 2:30 बजे जब ये ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो जो यात्री यात्रा करने के लिए मौजूद थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से इस ट्रेन को देखा। बहुत सारे लोगों ने सेल्फी भी ली और कल भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे सेल्फी लेने के लिए। सुरक्षा से लिहाज से, चूँकि ये कोचिंग डिपो है, यहाँ पर गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है और इस लिहाज से आम लोगों का आना यहाँ वर्जित होता है। अभी भी कुछ लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें हटाया गया है। चूंकि ट्रेन को रवाना करना है बिलासपुर स्टेशन के लिए तो उन्हें हटाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब ये ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचेगी तो लोग जो है इसे आकर्षण का केंद्र के रूप में देख करके उत्साहित हो रहे हैं। वो नज़ारा एक बार फिर से दिखाई देगा और कुछ देर बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है बिलासपुर स्टेशन के लिए और वहाँ से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी उसके बाद इस ट्रेन को नागपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट भी देखी जा रही है, क्योंकि पहली बार इस तरीके की अत्याधुनिक तकनीक से लैस ट्रेन इनके बीच में पहुंचने वाली है। अगली खबर है तन्मय रेस्क्यू अपडेट की। जी हां, अंतिम दौर में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग बनाने का काम अगले 2 से 3 घंटे तक पूरा हो सकता है। एम्बुलेंस के साथ दल बल तैयार। तन्मय के बाहर आते एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और ट्रैफिक रोकने के लिए भी पॉइंट तय कर दिए गए हैं। आप ये देखिए कि अब तन्मय तक पहुंचने के लिए मात्र 2 से 3 घंटे बाकी होना बताया जा रहा है। काफी घंटे हो चुके हैं, काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 67 घंटे होने को हैं और तन्मय अभी भी इस गड्ढे में फंसा हुआ है, जिसे निकालने की जद्दोजहद में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। और अब ये माना जा रहा है कि बस 2 से 3 घंटे और लगेंगे और तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। कुछ देर पहले तक ये भी जानकारी थी कि तन्मय किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन अंतिम जो ऑपरेशन है अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पूरी कोशिश में, पूरी मशक्कत में लगी हुई है रेस्क्यू टीम ताकि तन्मय तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। सुरंग बनाने का काम अगले 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है, पूरे दल बल के साथ एम्बुलेंस मौके पर है। जैसे ही तन्मय बाहर आएगा उसको तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए भी पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं। मांडवी गांव में तकरीबन 50 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसे तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार यहां पर प्रयास जारी है। लोगों की अब जो है चिंता भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। आज चौथा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। आप यहां देख सकते हैं तकरीबन 46 फीट पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद एक टनल बनाने का काम एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 7 से 8 फीट जो है लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है और अभी ये सुरंग बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसमें कुछ समय लग सकता है। समस्याएं ये आ रही है कि जो हार्ड रॉक है यहाँ इतना ज्यादा है कि सुरंग बनाने में काफी दिक्कतें हो रही है। जो हैंड ड्रिलिंग मशीन्स है, जो लाइट हैंड ड्रिलिंग मशीन्स है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा तेज यहाँ ड्रिलिंग नहीं की जा सकती। उससे जो है बोरवेल में जरा सी भी अगर हलचल हुई तो उससे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर धीरे धीरे जो है ड्रिलिंग की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम जो है सुरंग बनाने का काम कर रही है। प्रशासन ने यहाँ पर पूरी जो मशीनरी है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी मुस्तैद रखी है। ग्रामीण यहाँ पर लगातार आवाजाही ग्रामीणों की है, उनकी भी एक चिंता है। लगातार दुआओं का दौर जारी है कि तन्मय जो है सुरक्षित हो अंदर। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तैनात की गई है जो पूरी तरह से इक्विप्ड है। उसके अंदर सारे उपकरण हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और ये इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है कि जैसे ही तन्मय को बाहर लाया जाएगा उसे इसमें शिफ्ट किया जाएगा और जितनी भी उसे बचा
बचाने की कोशिशें हैं वो की जाएगी, क्योंकि अभी तक सभी इस उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए, तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो। हालांकि यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो उसमें थोड़ी सी देरी होने से ज़रूर चिंता बढ़ गई, क्योंकि 65 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। लेकिन जो समस्याएं प्रमुख तौर पर थी, जैसे हार्ड रॉक की समस्या है, एनडीआरएफ की टीम जो है, एनडीआरएफ के जो प्रमुख है उन्होंने खुद इस बात की तारीफ की है कि इतना हार्ड रॉक होने के बावजूद 2 से ढाई दिन के अंदर 46 फीट का गड्ढा कर देना, उन्होंने पहले इस तरह का रेस्क्यू नहीं देखा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होता है कड़ी चट्टानों को तोड़कर वहां पर सुरंग बनाना, खाई बनाना। तो अब देखना यह है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, क्योंकि आज चौथा दिन है और बहुत करीब है तन्मय के एनडीआरएफ की टीम, कुछ फीट की बस दूरी बची है। और अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है कुछ घंटे में, तो हो सकता है कि तन्मय आज के ही दिन जो है एनडीआरएफ उसे अपने एनडीआरएफ की टीम उसके पास तक पहुंच जाए और तन्मय को बाहर लाया जा सके। उम्मीद सभी ये कर रहे हैं कि तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो और एक बार फिर से वो अपने माँ बाप की गोद में खेल कूद सके। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर से शराब के विरोध में हल्ला बोला है। शहपुरा स्थित सरकारी स्कूल के पास खुली शराब दुकान का विरोध करते हुए उन्होंने हंगामा किया और जिला प्रशासन से दुकान बंद करने की मांग की है। दुकान बंद न होने पर खुद धरना देने की चेतावनी भी उमा भारती ने दी है। मुझे पता लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मैं आज चेतावनी देके जा रही हूँ, ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। स्कूल भी है, तिरंगा ध्वज भी है। तिरंगा ध्वज 100 मीटर के दायरे में है और स्कूल 50 मीटर के भी दायरे से कम है। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं स्वयं सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊँगा और एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं खुलेआम बोलूँ और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के पास में भी पहुँचनी चाहिए कि उनके भी आदेशों का उल्लंघन होता है, वो दुकानें शराब की चलती हैं। तो सुना आपने किस तरीके से उमा भारती दुकान बंद करने के लिए बोल रही हैं और यदि दुकानें बंद नहीं होती हैं तो वे धरना देंगी दुकान के सामने। खबर मुरैना से, रेत माफिया ने वन अमले पर हमला किया, ग्रामीणों ने किया जमकर पथराव। ग्रामीण महिलाओं ने गांव में घुसने से रोका। वन विभाग अमले के 3 वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। चंबल नदी से अवैध उत्खनन रोकने गया था हमला। सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के बरोठा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर भारी हंगामा इस दौरान देखने को मिला है। ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब रेत माफिया ने वन अमले पर हमला किया और ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। रेत माफिया वन हमले पर हमला कर रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं ने हमला किया। 3 वाहन इस दौरान वन विभाग के क्षतिग्रस्त हो गए। चंबल नदी से अवैध उत्खनन रोकने के दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। ऐसे आ जाए तो बिकना चाहिए जहाँ में तो बढ़िया रहो। तो अवैध रेत उत्खनन के लिए जब रोक लगाई गई तो रेत माफियाओं ने हमला किया। ग्रामीण महिलाओं ने गांव में घुसने से रोका और आप देखिए कि वन विभाग अमले के 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त इस दौरान हुए। तो वहीं काफी हंगामा का आसार भी बनता हुआ नजर आए। संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए। दुष्यंत, वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला किया और यहां पर देखा जा रहा है कि महिलाओं ने भी काफी नाराजगी व्यक्त की। पूरा मामला बताएं। ये चंबल में प्रशासनिक टीम पर हमले का पहला मामला नहीं है। ये सबलगढ़ तहसील का बरेठा गांव है, जहां पर वन विभाग की टीम को अवैध भंडारण और रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी। उसी पर वो वहां गए। तो जब वहां पर डोजर जिससे रेत भरी जाती है और एक बाइक रेत माफिया की वो जब्त कर ला रहे थे, तो वहां पर ग्रामीणों ने पथराव किया। बड़ी बात ये थी कि इस बार ग्रामीणों में महिलाएं थी जिन्होंने पथराव किया, जिससे वाहन 3 वाहन थे वन कर्मियों के, वो क्षतिग्रस्त भी हुए। 1-2 लोगों को पत्थर लगने से मामूली घायल भी हुए हैं वन कर्मी। और उसके बाद उन्हें हालांकि पीछे लौटना पड़ा, उनको जब्त कर आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। हालांकि जो डोजर और बाइक थी उसको उन्होंने जब्त किया है। सबलगढ़ थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है अज्ञात महिलाओं पर। अब मुखबिर तंत्र के द्वारा ये जानकारी लगाई जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, कौन कौन महिलाएं थी, उनके साथ कौन लोग शामिल था इस पूरे हमले में।
उन पर पूरी इस मामले की जांच कर उनकी पहचान की जा रही है। जी बिल्कुल। 3 वाहनों को नुकसान पहुंचा है वन हमले के, और क्या और भी कोई चोट आई है क्या विभाग के किसी कर्मचारी को? वन हमले में पथराव के कारण चूंकि सभी लोग वाहन में अंदर थे, वाहन क्षतिग्रस्त तो हुए हैं। हालांकि 1-2 लोगों को मामूली चोट है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वो लोग अपने ड्यूटी पर यथावत आ गए हैं। लेकिन अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस पार्टी लगी हुई है, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि सभी में हमलावर जो थे वो महिलाएं थी अधिकांश, तो उनकी पहचान की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। तो जो महिलाएं थी, जो रेत माफिया थे, उन सभी की पहचान किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि 3 वाहन जरूर यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ हल्की चोट वन हमले को आई है, लेकिन ज्यादा कोई हानि नहीं हुई है। ऐसे आ जाए, तो दिखना। उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के घर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव ही नहीं किया, बल्कि घर में घुसकर परिवार से मारपीट भी की, वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें कई लोग युवती के घर पर पथराव करते नजर आए हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और किस तरीके से कई लोग मिलकर घर में पथराव कर रहे हैं। पथराव के दौरान का वीडियो सामने आया है और इस दौरान युवती को काफी चोट आई है, जिसे अस्पताल भर्ती किया गया। बात करेंगे खबर ग्वालियर से है। 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चल के विवाद के बाद हुई हवाई फायरिंग। गाय बांधने को लेकर हुआ था विवाद। गोला मंदिर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। तो विवाद के बाद हवाई फायरिंग की गई है। खबर ग्वालियर से है और ये देखिए तस्वीरें। जब विवाद हो रहा था, झूमाझटकी हो रही थी, 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले। विवाद के बाद फायरिंग हुई। गाय बांधने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। गोला मंदिर थाने में मामला दर्ज किया गया है। और अब रतलाम से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई। नाराज मरीज के परिजनों ने पीटा। पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर गए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रतलाम से। जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का मामला। नाराज मरीज के परिजनों ने पीटा। पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर गए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब डॉक्टर के साथ पिटाई की गई हो। अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब अनबन होती है तो जो मरीज के परिजन होते हैं वो डॉक्टरों के साथ मारपीट कर देते हैं, और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया है। तो वहीं पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। काफी विरोध किया गया। तो वहीं नाराज मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। उनके अपने अलग आरोप हैं। यहाँ पर अलग बात सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की पिटाई के बाद से हंगामा काफी बरपा हुआ है और अब पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम समझाइश की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर है रतलाम से। उज्जैन में पार्षद पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास पर हमला उस समय हुआ जब वो एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। हमले में पार्षद के पेट में चाकू लगा और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर उनका विवाद हुआ और उसके बाद हमला हुआ। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका, जो कि खाकचौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुंचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। अब आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की।
देवास के हाट पिपलिया में विद्यालय के आसपास अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 3 दिन पहले नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटा लेने के लिए चेतावनी भी दी थी और 3 दिन के बाद आज नगर निगम की टीम पुलिस दल के साथ देवगढ़ चौराहे और आसपास के इलाके में प्रमुख मार्गों पर अस्थायी व स्थायी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम की टीम पुलिस की टीम ने जगह को चिन्हित किया। भोपाल से खबर है जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा हुआ। पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है और 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम को कम करने अब पूरा फोकस है। भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के तहत 3 करोड़ के लगभग वसूली की है। बच्चों को भी बरामद किया गया। बड़ी संख्या में बेटियों को वापस लाने का काम किया गया। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे। अन्य शहरों में लागू करने की चर्चा करेंगे। पुलिस वालों की कमी की बात है, उसमें बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए आज पूरा 1 साल हो गया और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल हो गया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और कितना सफल आप इसे मान रहे हैं? काफ़ी सफल रहा है ये। आप ध्यान दे रही होंगी कि लखनऊ काशी में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। दिल्ली के अंदर हरियाणा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक ली और सभी ने पुलिस की बारीक सिस्टम को सुधारने की बात कही। उत्तर प्रदेश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ और 1 साल के अंदर हमने काफ़ी अपराधों में कमी लाने की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़े। साइबर क्राइम की दृष्टि से भी अब आप देखेंगे कि भोपाल के अंदर ये साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है, सबसे ज़्यादा क्राइम अब इससे हो रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख रुपए हमने भोपाल में ही 3 करोड़ के लगभग साइबर क्राइम की वसूली इंदौर पुलिस के अंदर हमारी की गई। बेटियों की, बच्चियों की बरामदगी हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 12 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है, 12 दिन में हम ले आते हैं और बड़ी संख्या में हमने बेटियों को वापस भी लाए हैं। सर, आप भोपाल और इंदौर के अलावा आप कहाँ पर इस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने को लेकर तैयारियां हैं? अभी मैं समीक्षा करने, आपसे बातचीत करने के बाद सीधा जा रहा हूँ, उसके बाद में विस्तार से बताऊंगा। और कई शहरों में भी लागू हो सकता है? निश्चित रूप से हम पूरी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। सर, ये कहा गया है कि उतना ग्राफ कम नहीं हुआ है अपराधों का, खास करके आपने कहा कि हो रहा है कम, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन से उम्मीदें थी। जब सफल दिशा की ओर चले तो मंजिल भी मिलेगी। सर, आप संसाधनों की कमी, बहुत सारी जो कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? पुलिस बल की कमी की बात जहाँ तक है, देखिए भर्ती हमारी प्रारंभ हो गई है, भर्ती हो भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत समय के बाद आपके ऐसे ग्राउंड पे उनको प्रमाण पत्र हम बांटने वाले हैं, शायद 1 आध महीने में ही। उसके बाद में नई भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 1 लाख भर्तियां वैसे नौजवानों की मध्य प्रदेश में निकाल दी हैं। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर आपने कहा था, तो क्या कुछ और इनोवेशन इसमें किया जाएगा साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए? निश्चित रूप से और बाकी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम सफलतापूर्वक लागू है। और तो वहीं श्योपुर में सरकारी अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं को जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन किया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल में अंधेरे में महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करा चुकी महिलाओं को अस्पताल में बेड नहीं मिला। अस्पताल में बीमार महिलाओं को उनके परिजन ही ऑपरेशन रूम से बाहर लाते दिखाई दिए। रात भर जमीन पर सर्दी से महिलाएं ठिठुरती रहीं। बड़ी संख्या में नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई इंतजाम नहीं किए। पूरा मामला श्योपुर का है, जहां पर जमीन पर लेटाकर इलाज किया गया और ऑपरेशन के बाद महिलाएं जमीन पर लेटी रहीं, उनको बेड तक नसीब नहीं हुआ।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।